दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों को स्वागत है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा दोस्तों, आपको पता है कि डेली बेसिस पे आपके लिए ग्रामर और वोकैब का सेशन आ रहा है, तो ग्रामर का सेक्शन होगा। कल मैंने वर्ब एज ए सब्जेक्ट देखा था। अब देखिए वर्ब एज सब्जेक्ट, वर्ब पे आया था तो हम लोग बनाए थे। अब देखिए कह रहा है कि सब्जेक्ट विथ एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, सब्जेक्ट विथ एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कहने का मतलब ये है कि अब सब्जेक्ट कैसे आएगा दोस्तों, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में आएगा। अब बात आती है कि व्हाट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव कहते हैं। चूंकि यहाँ पर एक वर्ड जुड़ा हुआ है क्लॉज, क्लॉज का मतलब होता है दोस्तों उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब अगर इसकी मीनिंग को अगर देखा जाए तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट कंप्लीट मीनिंग, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग ना निकलता हो, कंप्लीट अर्थ ना निकलता हो, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, क्लॉज कहते हैं। और शब्दों का ऐसा समूह जिसकी एक कंप्लीट मीनिंग निकलती है उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। तो इन चीजों के बारे में बस थोड़ा सा आप जानकारी लीजिए कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। जो नाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। और क्लॉज का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्दों का एक ऐसा समूह, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो क्या करे, कंप्लीट मीनिंग न देता हो, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, क्लॉज कहते हैं। तो सब्जेक्ट विथ एडजेक्टिव क्लॉज। तो आज का जो हमारा दायरा होगा वो होगा सब्जेक्ट विथ एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में। अब चलिए देखते हैं। दो चीजें आप ध्यान रखिएगा। हु मतलब होता है जो, हु का मतलब क्या होगा दोस्तों, जो। अगर कहीं भी जो लिखा हुआ हो, अगर हु है तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये सजीव है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सजीव है यानी जिसमें जीवन हो उसे सजीव कहते हैं। अगर वह जीवित व्यक्ति है, सजीव चीज है, तो हु का यूज करते हैं। अगर वो निर्जीव है, WHICH, तो जो के अर्थ में अगर निर्जीव है तो विच का यूज करेंगे। और हुम की मीनिंग होता है दोस्तों जिस। और भी मीनिंग होता है, इसके दो लेक्चर मैं लेके आऊंगा। तो ये पहला लेक्चर होगा, फिर इन दोनों के मिक्सअप को लेके फिर अगला लेक्चर भी लेके आऊंगा जो कि कल होगा। तो फिलहाल आज समझते हैं हु का मतलब होता है जो, विच का मतलब भी होता है जो। फर्क ये होता है हु का यूज सजीव के लिए होगा और विच का प्रयोग निर्जीव के लिए होगा। अगर हुम का योग हो तो जिस अगर लिखा हुआ हो तो हुम का यूज किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और इसको समझते हैं। किसके माध्यम से दोस्तों समझेंगे, एग्जांपल्स के माध्यम से। तो चलिए, पहला है जो लड़का रो रहा है बहुत गरीब है। तो जो लड़का यानी लड़का, कहेंगे कि जो लड़का, लिखा तो ऐसे जो लड़का रो रहा है बहुत गरीब है, बनाएंगे कैसे, लड़का जो रो रहा है बहुत गरीब है। तो क्या हो गया, लड़का, द बॉय, द बॉय। अब बताइए लड़का क्या है, सजीव है, इसलिए हु लगेगा। हु इज वीपिंग। वीप का मतलब क्या होता है, रोना, चूंकि रहा है, रही है, रहे हैं, तो वीपिंग। अब क्या हो जाएगा, बहुत गरीब है, तो लिखेंगे इज वेरी पुअर, कॉमा देके आप लिखेंगे इज वेरी पुअर, बहुत गरीब है। तो इस तरीके से द बॉय हु इज वीपिंग इज वेरी पुअर, लड़का जो गरीब, जो लड़का रो रहा है बहुत गरीब है। ये बताइए लड़का है तो कैसा लड़का दोस्तों, जो रो रहा है। तो किसकी विशेषता, हु इज वीपिंग किसको बता रहा है, बॉय की विशेषता बता रहा है। तो बॉय क्या है, नाउन है। और चूंकि नाउन को जो विशेषता बताता है उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। चूंकि एडजेक्टिव जो है यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड है, यानी हु है, इज है, वीपिंग है, तीन वर्ड है और तीनों मिलके एक कंप्लीट सेंटेंस को नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ इसलिए हम कह रहे हैं यह एक प्रकार का क्या कहलाता है दोस्तों, क्लॉज कहलाता है। चूंकि ये नाउन की विशेषता, बॉय की विशेषता बता रहा है, इसलिए हु इज वीपिंग क्या कहलाता है, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। जब मैं इन क्लॉजेस के बारे में भी, जब मैं सिंथेसिस और सिंटेक्स में जब पढ़ाऊंगा, सिंथेसिस जब पढ़ाऊंगा, जोड़ना घटाना इधर उधर होता है, तब चीजों को मैं और भी क्लियर कराऊंगा। अब कह रहे कि जिस लड़के को तुम पढ़ा रहे हो बहुत शरारती है, तो जिसके लिए क्या यूज होगा दोस्तों, हुम। तो पहले लिखेंगे द बॉय हुम पढ़ा रहे हो, तो बॉय क्या है दोस्तों, सिंगुलर,
ये जो प्रोनाउन होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन इसको बोलते हैं, सॉरी। तो इस जो हु हुम होता है इसके पहले जो है सब्जेक्ट जो लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगता है। तो द बॉय क्या है, सिंगुलर है, इसलिए इज टीचिंग, TEACHING, टीचिंग यू। लड़का जिसे तुम क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो। देखिए अब देखिए एक्चुअल में अगर ध्यान दिया जाए तो जिस लड़के को तुम पढ़ा रहे हो, यानी लड़का द बॉय हुम, जिसे तुम पढ़ा रहे हो, तो एक्चुअल सब्जेक्ट कौन है दोस्तों, तुम। तो यू यहाँ ना यूज हो कि कहाँ यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा। तो ध्यान रखिएगा ये यू होगा। इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा मिटा के आज बता दे रहा हूँ आपको। फिर से हम लोग देख ले रहे हैं इसे। चलिए अब देखते हैं क्या कह रहा है कि द बॉय हुम यू आर टीचिंग, TEACHING, यू आर टीचिंग क्या है, बहुत शरारती है। तो इज वेरी नॉटी, NAUGHTY। देखिए हु जो होता है दोस्तों ये एक सब्जेक्टिव केस होता है, और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। तो जाहिर सी बात है कि हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हुम। तो यहाँ पर हु तो आया नहीं है, क्योंकि ये हुम आया है। तो हुम के बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव बॉय का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव। ये हुम एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, तुम। तो सब्जेक्ट क्या होगा, तुम। चलिए अब आगे देखते हैं। जो लड़की गाना गा रही है मेरी सहपाठी है। तो लड़की द गर्ल हु इज गाना गा रही है, सिंगिंग ए सॉन्ग इज माई क्लासमेट ठीक है। तो द गर्ल ये कुछ नहीं है, द गर्ल हु इज सिंगिंग ए सॉन्ग इज माई क्लासमेट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आज का जो हमारा लेक्चर होगा हु और विच पर ही ज्यादा होगा। हुम का एक केस दे दिया गया है दूसरे में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कल जो होगा हुम और हुज पे मैं लेके आऊंगा, जहां पर आपको और भी क्लियरिटी मिलेगी। जो आदमी रो रहा है एक भिखारी है। तो आदमी लिखेंगे द मैन हु इज वीपिंग एक भिखारी है। तो इज ए बेगर, BEGGAR। चलिए BEGGAR बेगर। अगला है जो लड़कियां चिल्ला रही हैं इस विद्यालय की छात्राएं हैं। तो लड़कियां द गर्ल्स, जो हु। अब देखिए हु के पहले क्या है, एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स है। गर्ल्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहां पर क्या आएगा दोस्तों, आर। क्राई का मतलब चिल्लाना, CRYING क्राइम, क्योंकि ING जुड़ेगा। अब क्या है, आर इस विद्यालय की क्या है दोस्तों, छात्राएं हैं। तो लिखेंगे हम लोग आर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। ठीक है। अब देखिए जो पेड़ कमजोर है गिर रहे हैं। तो पेड़ लिखेंगे द ट्रीज, TREES ट्रीज। तो अब देखिएगा, अब ट्री को हम लोग क्या मानते हैं दोस्तों, ऐसे तो है सजीव, लेकिन पेड़ वगैरह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हु का यूज ना करके क्या यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। ठीक है।
तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वस्तु या क्षुद्र या प्राणी या पेड़ पौधे जो होते हैं, छोटे चीजें होते हैं, उनके लिए विच ही यूज करते हैं। तो द ट्रीज विच आर वीक आर फॉलिंग, FALLING। देखिए दोस्तों, कंफ्यूजन मत होइएगा। फॉल का मतलब होता है गिरना, फॉल का सेकंड फॉर्म फॉल, फेल, फॉलन होता है, और फेल का मतलब होता है FELL। फेल का मतलब होता है गिराना, फेल, फेल्ड, फेल्ड। जो वोकैब का सेशन चल रहा है उसमें देखिएगा, मैंने आपको इसको बताया है। आर फॉलिंग। अगला है, कह रहा है कि जो मकान पुराना है, बहुत खराब स्थिति में है, तो मकान द हाउस, HOU है, ये यू है, विच इज ओल्ड इज वेरी बैड कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन, ठीक है, इज वेरी बैड कंडीशन। चलिए अगला देखते हैं, जो कमरा ठंडा है, बहुत गंदा है, तो कमरा लिखेंगे द रूम, जो यानी विच इज कोल्ड, इज है गंदा यानी इज वेरी डर्टी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जो बाल्टी पुरानी है, चू रही है, तो द बाल्टी का होगा द बकेट, BUCKET, द बकेट, विच इज ओल्ड। कह रहा है कि चू रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, तो इज ओजिंग, OZING, ओजिंग, या आप लीकिंग का भी यूज कर सकते हैं, LEAKING, लीकिंग, लेकिन सुटेबल होगा ओजिंग, OZING। कह रहे कि जो फल सड़ा हुआ है, सड़ा है, महक रहा है, तो फल द फ्रूट, जो फल सड़ा हुआ है, तो फल के लिए क्या लिखेंगे, द फ्रूट्स विच आर रूटेन, ROTTEN, रूटेन। रूटेन का मतलब होता है दोस्तों सड़ा हुआ। आर महकना का क्या होता है दोस्तों, स्मेलिंग, आर स्मेलिंग, SMELLING। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बस आपको हाउ टू ट्रांसलेट ए सब्जेक्ट में मैं इसकी वैरायटी को बता रहा हूँ। बस आपको सब्जेक्ट को समझना है कि कैसे सब्जेक्ट को सेट करके लिखा जाता है, उसको ट्रांसलेट किया जाता है। बाकी उस सब्जेक्ट के बाद की जितनी भी कहानी है वो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप सारी चीज़ों को सीख जाएंगे, क्योंकि जब आप चीज़ों को धीरे धीरे जब सीखते हैं तो एक स्टेप पर जाते जाते आपकी अंडरस्टैंडिंग, जो समझ है, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, और फिर आपको किसी की गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने समझ के अनुसार बुक को थोड़ा पढ़ के, साइड से किसी भी चीज़ का अध्ययन करके आप चीज़ों को समझ लेंगे, और बस बड़े आसानी से इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। और जैसे ही ये चीज़ें जब तैयार होंगी, तो जब आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे तैयारी करेंगे, तो वहाँ पर आपको हिंदी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो समझ चुके हैं उसको अपने मन में ही आप चीज़ों को हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी कर लेंगे, और फिर कॉम्पिटिटिव जोन में आप इंग्लिश टू इंग्लिश ही करेंगे। इस तरीके से आपका बेसिक मजबूत होगा, और फिर आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स भी निकल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।